तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ऑन मार्स एपिसोड 3 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हान तेजू पुलिस स्टेशन के टेरेस पे खड़ा होता है और वो वहां से जंप करने जा रहा होता है। उसी टाइम टेरेस पर यूना पहुंच जाती है और वो हान तेजू से बोल रही होती है कि आप ये क्या कर रहे हो। हान तेजू रुक जाता है और यूना से कह रहा होता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि ये रियलिटी नहीं है, मैं कोमा में हूँ, इस वजह से मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ। यूना कह रही होती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मुझे पता है कि आप ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप डॉक्टर जांग वॉन जे से मिले हो। हान तेजू रुकता है और यूना से बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता डॉक्टर जांग के बारे में। यूना कह रही होती है कि मैंने तो आपको नंबर दिया था डॉक्टर जांग का, मैं डॉक्टर जांग से मिली थी और मैंने कहा था कि वो आपका केस एक बार रीड करें, इस वजह से वो आपका चेकअप कर रहे थे। उसी टाइम हान तेजू मुड़ता है और वो देखता है कि नीचे की ओर डॉक्टर जांग खड़े होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही दूर चला गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस वजह से तुम नीचे उतर जाओ। हान तेजू वो चिट निकालता है जिसपे कि डॉक्टर जांग का नंबर लिखा होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब भ्रम है मेरा। तभी अचानक से यूना भी उस टेरेस की बाउंड्री पर चढ़ जाती है। हान तेजू चिल्लाकर पूछ रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो। यूना बोल रही होती है कि आपने मुझसे कहा है कि ये रियलिटी नहीं है, तो फिर मैं अगर यहाँ से कूद कर मर भी जाऊंगी मुझे कुछ भी नहीं होगा, इस वजह से हम दोनों को साथ में नीचे जाना चाहिए। आप और मैं, हम दोनों रियल हैं, अगर हम जिंदा नहीं होते तो फिर हम कुछ भी फील नहीं कर पाते। फिर वो हान तेजू का हाथ पकड़ती है और अपने हार्ट पे रख देती है। हान तेजू हाथ रखने के बाद महसूस कर रहा होता है यूना के हार्ट की धड़कन। यूना कह रही होती है मुझे नहीं पता कि आप सपना देख रहे हैं या फिर आप फ्यूचर में से हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कोई ना कोई रीजन है कि आप यहाँ पर आए हैं, इस वजह से आप मेरा हाथ पकड़िए और नीचे चलिए। हान तेजू उसकी बात मान जाता है और उसका हाथ पकड़कर नीचे उतर जाता है। अब कुछ दिन बीत गए होते हैं। हान तेजू अपने घर पे सो रहा होता है। फिर वो उठता है और अपना फेस वॉश करने के लिए जाता है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा डिसबिलीफ में होता है, इस वजह से वो अपना हाथ एक रेजर पे रखता है और उसका हाथ कट जाता है। कुछ देर बाद हान तेजू, डोंगचल, यांगी और नामशिक एक सोना में होते हैं। तभी उस सोना में से एक क्रिमिनल बाहर निकलता है भागते हुए और उसने एक टॉवल लपेट रखा होता है। हान तेजू, डोंगचल, योंकी और नामशिक बाहर निकलते हैं और उन्होंने ढंग से कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं। वो चारों उसका पीछा कर रहे होते हैं। पीछा करते दौरान जो क्रिमिनल ने टॉवल लपेट रखा होता है वो अपना टॉवल खोलता है और डोंगचल के ऊपर फेंक देता है। वो जाके उसके मुंह पे चिपक जाता है। डोंगचल गुस्से में आता है, फिर वो टॉवल को हटाता है और वो और तेजी से भागना स्टार्ट करता है। फिर जो क्रिमिनल होता है वो आगे जाकर एक गली पे रुकता है और वहां पर एक ब्रिक्यूट की ईंट फेंक कर डोंगचल पे मार देता है। डोंगचल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, इस वजह से योंकी और नामची उसके साथ रुक जाते हैं और हान तेजू उस क्रिमिनल का पीछा कर रहा होता है। आगे जाकर हान तेजू उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है और उसे बता रहा होता है तुम्हें अरेस्ट करा जा रहा है असॉल्ट के केस में, साथ ही में तुम्हारे पर राइट है कि तुम एक अटॉर्नी को हायर कर सकते हो। ये कहकर जैसे वो उसे लेकर जा रहा होता है तभी डोंगचल वहां पर आता है और वो उस क्रिमिनल को एक फ्लाइंग किक मार देता है। इसके बाद वो उसे बुरी तरीके से पीट रहा होता है। किसी तरीके से योंकी और नामशिक उसे शांत करवाते हैं। फिर वो चारों कपड़े पहन के स्टेशन पहुंच जाते हैं क्रिमिनल को लेकर। वहां पर यूना डोंगचल के पास आती है और उसे बता रही होती है कि आज 2 सेशन रखे गए मॉरल एजुकेशन के और जितने भी एग्जीक्यूटिव है उन्हें अटेंड करना होगा। डोंगचल कह रहा होता है मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो रिपोर्ट पढ़ता है और उसमें पहला पॉइंट लिखा होता है पुलिस ब्रूटैलिटी प्रिवेंशन। उसे देखने के बाद डोंगचल के हाथ में एक बैग होता है। वो बैग वो योंकी को देता है और बोल रहा होता है कि ये सारे ऑफेंडर के एविडेंस हैं, तुम इसे जाकर रजिस्टर करो। फिर योंकी वहां से चला जाता है। हान तेजू अपने डेस्क पर जाता है एक टेप रिकॉर्डर और डायरी लेने के लिए। यूना हान तेजू के पास जाते उसे पूछ होती है कि आपके पास कोई फोटो है आपकी। हान तेजू मना कर देता है। फिर वो उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रही होती है। हान तेजू कह रहा होता है कि मैं पहले से बेटर हूँ। ये कहकर वो उस रूम में चला जाता है जहाँ पर डोंगचल उस क्रिमिनल के साथ होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो क्रिमिनल आराम से बैठा होता है अपने हाथ टेबल पर रखकर। हान तेजू टेप रिकॉर्डर और डायरी टेबल पर रख देता है। इसके बाद डोंगचल वहाँ पर सिगरेट रखता है और साथ ही में टेबल पे एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रे रख देता है। एस्ट्रे को देखते ही वो क्रिमिनल अपने हाथ नीचे कर लेता है। उस क्रिमिनल का नाम होता है पार्क बेंगडू। फिर हान तेजू टेबल पे फोटो रखता है और बेंगडू से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें ये याद है। बेंगडू मना कर देता है। ये बात सुनते ही डोंगचल वो एस्ट्रे उठा लेता है गुस्से में। हान तेजू बेंगडू से कह रहा होता है कि इस लेडी का नाम किम योंग जा है और उसकी एज है 65। ये लेडी रॉब हुई से बुरी तरीके से मारा गया है और वहां पर एक विटनेस मिला जिसने की बताया कि तुम वहीं पर थे। बेंगडू कह रहा होता है कि मैं तो वहां पर वॉशरूम यूज कर रहा था और वैसे भी क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। डोंगचल कहता है हाँ हमारे पास एविडेंस है, थोड़ी देर में वो यहाँ पर आने वाला है। ये सुनते ही बेंगडू हंसने लग जाता है। फिर डोंगचल कह रहा होता है क्या तुम्हें जरा भी शर्म है, वो तुम्हारी ग्रैंड मदर की उम्र की थी और तुमने उसके साथ चोरी की और साथ ही में उसे पीटा भी है। बेंगडू कह रहा होता है कि वो मेरी ग्रैंड मदर नहीं है। ये सुनते ही डोंगचल को गुस्सा बढ़ता है और वो बेंगडू को पीटना स्टार्ट करता है। हान तेजू डोंगचल को शांत कराता है। बेंगडू बोल रहा होता है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और तुमने मुझे बताया था कि मैं एक अटॉर्नी हायर कर सकता हूँ, तो फिर मुझे चाहिए अटॉर्नी। डोंगचल पूछ रहा होता है कि किस बारे में बात कर रहा है। फिर वो हान तेजू को बाहर लेकर जाता है और बोल रहा होता है कि ये अटॉर्नी कौन से बारे में बात कर रहा है। हान तेजू कह रहा होता है कि मैंने सिर्फ उसे मिरांडा राइट के बारे में बताया है। डोंगचल कह रहा होता है क्या ये कोई कोल्ड ड्रिंक है। हान तेजू बता रहा होता है कि इस राइट के तहत जो भी क्रिमिनल है वो अपने लिए अटॉर्नी हायर कर सकता है। डोंगचल गुस्से में कह रहा होता है कि तुम कौन से राइट की बात कर रहे हो, इस बेंगडू के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं, ये लोगों की दिन दहाड़े जेम काटता है, यहाँ तक कि इसने अपनी वाइफ को बुरी तरीके से पीटा भी था, साथ ही में एक छोटी लड़की को और एक लड़के को ये लाइफ मारकर भाग गया था। फिर हान तेजू डोंगचल से पूछ रहा होता है कि वो कौन सा एविडेंस है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे।
डोंगचल कह रहा होता है कि वो एविडेंस कहीं से भी आए, तुम इससे क्या। ये कहकर वो वापस रूम में जा रहा होता है और जो हांतेजू होता है वो साइड वाले दूसरे रूम में जाने लग जाता है। ये देखकर डोंगचल भी हांतेजू के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन जब तक हांतेजू उस रूम में एंटर कर चुका होता है और वो देखता है कि वहां पर योंकी और नामशिक एक पुराने केस के जो भी एविडेंस होते हैं वो सारे इस केस से जोड़ रहे होते हैं। ये सब देखकर हांतेजू डोंगचल की ओर देख रहा होता है। डोंगचल कह रहा होता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये तो बेटर है इन क्रिमिनल को बाहर घूमने देने से। हांतेजू बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि ये क्रिमिनल कोड के अगेंस्ट में है, तुम पर केस भी हो सकता है इस चीज के लिए। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। फिर डोंगचल भी इसके पीछे जाता है। डोंगचल हांतेजू को बोल रहा होता है कि ये सारे लोग इनोसेंट लोगों को दिन दहाड़े स्टैबिंग करते हैं, इनकी गैंग तो और भी ज्यादा बुरी है, हमें पता भी नहीं इनके कितने मेंबर्स हैं। हांतेजू बोल रहा होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसे जाने दो, लेकिन तुम्हें ढंग से करना चाहिए। क्या तुम प्लान कर रहे हो कि तुम उसे मारकर सब कुछ उगलवा लोगे? इसके लिए तुम पे चार्जेस भी लग सकते हैं और किसी ने अगर मान लिया कि उसकी टेस्टिमोनी अनरिलायबल है तो फिर दोबारा से तुम पे केस हो जाएगा। इधर बेंगडू चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मेरा अटॉर्नी कब तक आएगा। ये सुनते डोंगचल गुस्से में आ जाता है। फिर वो रूम के अंदर जाता है और बुरी तरीके से बेंगडो को पीटना स्टार्ट कर देता है। हांतेजू जाकर डोंगचल को रोकता है और उसी टाइम वहां पर चीफ किम पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर अटॉर्नी आता है और वो बेंगडो को छुड़ाकर ले जाता है। डोंगचल अपने कैबिन में बैठा होता है और वहां पर वो बार बार इंसिडेंट रिपोर्ट लिख रहा होता है। इसके बाद वो अपना मूड ठीक करने के लिए सारे कलीग के साथ बाहर जाता है नूडल खाने के लिए। स्टेशन में सिर्फ हांतेजू और एक क्लीनिंग लेडी होती है। उस क्लीनिंग लेडी का नाम होता है जेमसून। जेमसून वहां पर साफ सफाई करने के बाद हांतेजू के डेस्क पर एक लंच रखती है उसके खाने के लिए और वहां से चली जाती है। रात को हांतेजू अपने घर पे होता है और वहां पर वो किम मंगजा की फाइल देख रहा होता है। फिर वो सुबह उठता है और रेडी होकर टैवन में जाता है खाना खाने के लिए। कुछ ही देर बाद टैवन में यूना पहुंच जाती है और वो उसे जमसुम के बारे में बता रही होती है। हांतेजू जल्दी से भागकर बाहर जाता है और वो जगह पर पहुंचता है जहां पर की वो क्राइम एक्टिविटी हुई होती है। हांतेजू पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर बुरी तरीके से जमसू घायल होती है। नामसिंह हांतेजू को बता रहा होता है कि जमसुक के साथ चोरी हुई है, वो यहाँ पर अपने बच्चे की रिंग बेचने के लिए आई थी। वो रिंग चोरी करने के बाद उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, यहाँ तक कि जिस फिंगर में उसकी रिंग थी उसे भी तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि 4 लोग थे और उनमें से एक था पार्क ब्यंगडू। हांतेजू कुछ भी नहीं कहता और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर डोंगचल गुस्से में उसके पास जाता है। वो उसका कॉलर पकड़कर बोल रहा होता है कि देखो तुमने क्या कर दिया। ये कहने के बाद वो उसे उस जगह पर पटक देता है जहाँ पर की जमसुम की बॉडी मिली होती है। करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हांतेजू स्टेशन पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। हांतेजू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो चुपचाप जाके अपने डेस्क पे बैठ जाता है। फिर वो रात को अकेला अपने घर जा रहा होता है, तभी यूना उसके पास आती है और साथ चलने लग जाती है। यूना हांतेजू से बोल रही होती है कि मुझे पक्का यकीन है जमसू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन प्लीज आप डोंगचल से नफरत मत करना। वो कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं और वैसे भी आप किसी को अलाउ नहीं करते कि वो आपके करीब आए। ये सुनते ही हांतेजू रुक जाता है। यूना कह रही होती है कि तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुम यहाँ पर हो, तुम अपने आसपास के सारे लोगों को डिनाई कर रहे हो। जैसे कि मुझे देखो, मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता कि अभी तुम कैसा फील करते हो, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे सब कुछ समझने की और एक्सेप्ट करने की तो फिर तुम भी बहुत अच्छा फील करने लगोगे यहाँ पर। ये कहकर वो अपने रास्ते चली जाती है। कुछ देर बाद हांतेजू हॉस्पिटल जाता है और वहां पर वो जेमसून के वार्ड में जाकर उससे माफी मांग रहा होता है। उसी टाइम डोंगचल वहां पर पहुंच जाता है। फिर हांतेजू डोंगचल से बोल रहा होता है डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है और कुछ ही टाइम बाद इन्हें होश आ जाएगा। अचानक से डोंगचल बहुत ही तेजी से हांतेजू को पंच मार देता है उसके फेस पर। हांतेजू के ब्लड निकल रहा होता है। फिर वो चिल्लाकर बोलने ही जा रहा था, तभी डोंगचल बोलता है तुम चुप हो जाओ, अभी भी पेशेंट यहीं पर लेटी है। हांतेजू चुप हो जाता है। फिर वो भी डोंगचल को पंच मार देता है। डोंगचल चिल्ला के कुछ बोलने जा रहा होता है, हांतेजू से इशारों में चुप कराता है। हांतेजू की नोज से ब्लड निकल रहा होता है। ये देखकर वो धीरे से बोल रहा होता है चलो आज खत्म ही करते हैं ये किस्सा। फिर वो हांतेजू को एक किक मारता है। हांतेजू चिल्लाना चाह रहा होता है लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा होता। जमीन पे गिरने के बाद डोंगचल उसे लगातार पीटता रहता है और इसके बाद बारी आती है हांतेजू की। वो भी डोंगचल को जमीन पर गिराता है और बुरी तरीके से पीटता है। उसी टाइम नर्स उस वार्ड का डोर ओपन करती है और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर वो चिल्लाने जा रही होती है। तभी वो दोनों चुप कराते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि पेशेंट अभी लेटी हुई है। नर्स चुपचाप बाहर चली जाती है और वो दोनों लड़ाई करना कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही वो बहुत देर तक लड़ते रहते हैं बिना शोर मचाए। आखिर में वो थक कर जमसुम के पास बैठ जाते हैं। डोंगचल हांतेजू से कह रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हारी नजरों में हम सारे इडियट हैं। अगर तुम एविडेंस ढूंढने और फॉरेंसिक इन सारी चीजों में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर लोग मारे जाएंगे। लाइफ इतनी ज्यादा अनफेयर है कि जमसुम ने शादी करी और कुछ ही महीने बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। और कुछ ही महीने पहले जमसुम को पता चला कि उसके बेटे को डिजीज है और उसकी सर्जरी होनी है। वो अपना घर भी बेच चुकी है और साथ ही में वो अंगूठी भी बेचने वाली थी अपनी बेटे की। हांतेजू डोंगचल से बोल रहा होता है अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं इस केस से दूर हट जाऊंगा। डोंगचल कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुमने ये मैस क्रिएट की है तो फिर तुम ही इसे क्लीन अप करोगे। अगली सुबह वो क्राइम सीन में पहुंच जाते हैं। कुछ देर तक ढूंढने के बाद नामशिक को वहां पर जमसुम का बटुआ मिल जाता है। कुछ ही देर बाद योंकी वहां पर आता है और उसे बता रहा होता है कि ये काम 4 लोगों ने किया और उनमें से एक पार्क ब्यंगडू था। क्राइम करने के बाद वो चारों अलग अलग रास्ते पे निकल गए अपने।
फिर वो सारे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड पे सारी डिटेल लिख देते हैं उस केस की। योंकी बता रहा होता है कि जो पार्क बेंगडू है वो एंटीना का रोल प्ले करता है और वो अपने शिकार को ढूंढता है। शिकार ढूंढने के बाद जो दो लोग हैं वो उस शिकार का रास्ता रोकते हैं और आखिरी पर्सन जिसके पास स्किल होता है वो वहां पर जाता है और चोरी कर लेता है जो भी सामान होता है, और ज्यादा यही चांस है कि इसी पर्सन ने जमसुन को हर्ट किया है। इसके बाद डोंगचोल योंकी और नामशिक को बाहर भेजता है ताकि वो जाके पार्क बेंगडू और उसके साथी के बारे में पता लगाए। उनके जाने के बाद यूना सारा एविडेंस इकट्ठा करती है और वो इंस्पेक्शन टीम के पास लेकर जा रही होती है। हानते जो एविडेंस की लिस्ट चेक करता है और बोल रहा होता है कि यही सारी चीजें मिली है किम योंगजा और जमसुन के पास से। उन दोनों के वॉलेट तो मिल गए लेकिन उनमें आईडी नहीं मिली है। यूना कहती है कि हाँ इतना एविडेंस मिला है और कुछ महीने पहले एक लेडी के साथ भी चोरी हुई थी और उसकी भी आईडी गायब हो गई थी। फिर वो एविडेंस पैक कर बाहर जाती है, एक बस स्टैंड के सामने बैठ जाती है और वहां पर हानतेजू पास में बैठा होता है। यूना अपनी डायरी निकालती है और कुछ लिख रही होती है। हानतेजू पूछ रहा होता है कि तुम क्या लिख रही हो। यूना कह रही होती है कि मैं केस के बारे में लिख रही हूँ और साथ ही मुझे पार्क बेंगडू की जेब में से कुछ पैम्फलेट के टुकड़े मिले थे, वो मैंने सब पेस्ट किए हैं। हानते जो वो टुकड़े देखता है उसमें अल्फाबेट होते हैं TH और D। इसके बाद वहाँ पर बस आती है और वो दोनों बस में चढ़ने जा रहे होते हैं। हानते जो जैसे ही बस में चढ़ने जा रहा होता है तभी वो रुक जाता है और वो देखता है कि बस के बाहर लिखा होता है तेहवा डिपार्टमेंट स्टोर, जिसमें कि TH और D मेन वर्ड होते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों तेहवा डिपार्टमेंट स्टोर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वो पैम्फलेट मिल जाता है जिसमें कि ये सारे टुकड़े होते हैं और वो पैम्फलेट होता है क्रेडिट कार्ड का। यूना क्रेडिट कार्ड बनवाती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है। स्टेशन में पहुंचने के बाद हानतेजू सबको क्रेडिट कार्ड के बारे में समझा रहा होता है। कह रहा होता है कि तुम क्रेडिट कार्ड के बारे में क्यों बता रहे हो। फिर हानतेजू कहता है कि हमने पता किया है जितने विक्टिम्स थे उन सबके पास क्रेडिट कार्ड थे। साथ ही में जेम्सुन उस स्टोर में गई थी हेल्प करवाने के लिए। इस वजह से पार्क बेंगडू को लगा कि उसके पास भी एक क्रेडिट कार्ड है और वो भी इस चीज का शिकार बन गई। डोंगचल अभी भी समझ नहीं पाता। हानतेजू बता रहा होता है कि जो भी ये चोर है वो विक्टिम के आईडी कार्ड चुरा लेता है। अगर विक्टिम लॉस्ट आईडी के लिए फाइल करता है तो फिर उसे क्रेडिट कार्ड रीइश्यू करवाना पड़ता है और उसके लिए उन्हें सिर्फ आईडी की जरूरत पड़ती है। और साथ ही में सारे चोर हैं काफी शातिर हैं क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, ये इन्हें ले जाकर ओवरसीज में यूज करेंगे। डोंगचल को पूरी बात समझ आती है और वो कह रहा होता है इसका मतलब वो सारे लोग उन वुमन को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। ये कहकर वो एक एक करके सारे यूना की ओर देखने लग जाते हैं। अगले दिन वो सारे अपना हुलिया चेंज करके उस डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर यूना रेडी होकर आती है। हानतेजू उसके पास जाकर बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। कुछ ही देर बाद यूना शॉपिंग करके काउंटर पर जाती है उसकी पेमेंट करने के लिए। तभी वहां पर बेंगडू पहुंच जाता है और वो उसे देख रहा होता है। फिर वो अपने दोनों साथियों को इशारा करता है। वो दोनों साथी वहां पर आ जाते हैं और यूना के पेमेंट करने के बाद वो दोनों उसको घेर लेते हैं। एक यूना के आगे चल रहा होता है और एक यूना के पीछे। फिर आखिर में आता है उनका स्किल वाला गाय जो कि चोरी कर। यूना एस्केलेटर पर जा रही होते हैं और उन तीनों ने यूना को घेर लिया होता है, लेकिन वहां पर हानतेजू, डोंगचल, योंकी और नामशिक भी होते हैं। जो चौथा बंदा होता है वो अपनी ब्लेड निकालता है और यूना के पर्स में काटने जा रहा होता है। नामशिक उसे देख के चौंक जाता है। इस बात से वो चौथा बंदा थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। इसके बाद वो एस्केलेटर पे जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो चौथे बंदे को इशारा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम अभी काम करना होगा। चौथा बंदा देख रहा होता है कि पीछे कुछ लोग उस पर निगाह रख रहे हैं और फिर वो अचानक से अपने साथियों के साथ भागना स्टार्ट कर देता है। फिर हानतेजू, डोंगचल, योंकी और नामशिक भागना स्टार्ट करते हैं और वो भी उनका पीछा करने लग जाते हैं। पार्क बेंगडू का पीछा कर रही होती है। फिर इसके बाद हानतेजू और डोंगचल भी इसका पीछा करने लग जाते हैं। हानतेजू और डोंगचल दोनों अलग अलग गली में जाते हैं उसे ओवरटेक करने के लिए और वो उसे ओवरटेक कर लेते हैं, लेकिन पार्क बेंगडू तीसरी गली में चला जाता है जहाँ पर यूना होती है और वो उसे गले से पकड़ लेता है। हानतेजू और डोंगचल आगे नहीं बढ़ रहे होते क्योंकि वो यूना को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी यूना उसका हाथ पकड़ती है और बेंगडू को जमीन पर नीचे फेंक देती है और जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रहा होता है तभी यूना भाग कर जाती है और वो उस पर कोहनी मार देती है। ये देखकर हानतेजू और डोंगचल दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूना ने बुरी तरीके से बेंगडू को सर पकड़ रखा होता है। फिर हानतेजू उसके पास जाता है, उसे छुड़ाता है। इसके बाद योंकी और नामशिक वहां पर आते हैं और बता रहे होते हैं कि हम उन तीनों को नहीं पकड़ पाए, वो भाग गए। डोंगचल कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, मिस यून ने क्या किया है यहाँ पर? तुम दोनों बिल्कुल यूजलेस हो, तुम उनको नहीं पकड़ पाए और यहाँ पर मिस यून ने से अकेले ही पकड़ लिया। ये कहने के बाद योंकी और नामशिक बेंगडू को लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूना अपनी हील को उठाती है ठीक करने के लिए और इस वजह से हानतेजू और डोंगचल डर जाते हैं और वो अपने आप को ढकने लग जाते हैं। फिर वो स्टेशन पहुंचते हैं, उस रूम में जाते हैं जहाँ पर बेंगडू होता है। बेंगडू कह रहा होता है कि मुझे अटॉर्नी चाहिए। हानतेजू टेप रिकॉर्डर डेस्क पे रखता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अटॉर्नी ला कर दूंगा, लेकिन तुमने फ्रॉड करने की कोशिश की है, इस वजह से तुम्हें 10 साल की सजा होगी। अगर तुम चोरी चकारी में जाते तो फिर तुम्हें सिर्फ 3 साल की सजा बढ़ भी सकती है क्योंकि तुमने जेम्सुन को घायल भी किया है और गलती से कभी वो उठ भी नहीं पाए तो फिर तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। ऐसी और कुछ बातें कहकर हानतेजू बेंगडू को बुरी तरीके से डरा देता है। फिर वो डोंगचल की ओर इशारा कर रहा होता है। वो दोनों वहां पर गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे होते हैं। डोंगचल हानतेजू को दूर करता है। फिर वो बेंगडू से बोल रहा होता है कि तुम इसकी बात से डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। क्या तुम अकेले ही पूरा ब्लेम लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो सिर्फ एक शिकार ढूंढते हो, बाकी वो सारा काम वो तीनों लोग करते हैं। अगर तुम हमें बता दो कि वो तीनों कहाँ पर है
तो फिर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ताकि तुम्हारी सजा कम हो जाए। बेंगडू उनकी बात मान जाता है और वो उन तीनों की लोकेशन के बारे में बता देता है। वो तीनों लोग एक शॉप में जाने वाले होते हैं जहाँ पर उन्होंने अंगूठी को बेचा होता है ताकि वो उससे पैसे ले सके। इसके बाद वो चारों शहर में बढ़ जाते हैं 2-2 की टीम बनाकर और वो ढूंढ रहे होते हैं उस जगह पे जहाँ पर अंगूठी बेची गई है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद हांतेजू और डोंगचुल एक शॉप में जाते हैं और वहाँ पर फोटो दिखाकर पूछ रहे होते हैं क्या ये लोग यहाँ पर आए हैं। ओनर मना करता है और उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डोंगचुल की नजर पड़ती है वहाँ पर एक अंगूठी की और वो अंगूठी होती है जेमसून की। डोंगचुल वो अंगूठी लेकर पूछ रहा होता है कि ये किसकी है। फिर ओनर बोल रहा होता है कि कोई लेडी यहाँ पर छोड़कर गई है। ये कहने के बाद वो बार बार घड़ी की ओर देख रहा होता है। हांतेजू ओनर से बोल रहा होता है कि तुम घड़ी की ओर क्यों देख रहे हो, क्या यहाँ पर कोई आने वाला है। तभी उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं और ये बात सुनकर ही वो वहाँ पर छुप जाते हैं। साथ ही में वो ओनर को भी पकड़ लेते हैं। जैसे वो तीनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं डोंगचुल एक पर्सन को पकड़ लेता है और 2 पर्सन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नीचे नामशिक और योंकी वहाँ पर खड़े होते हैं। किसी तरीके से वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन 2 पर्सन पकड़े जाते हैं और जो चौथा पर्सन होता है वो वहाँ से भाग जाता है। चौथे पर्सन का पीछा हांतेजू कर रहा होता है लेकिन आखिर में जाकर वो भी एक गली में फंस जाता है। फिर वो अपना नाइफ बाहर निकालता है उससे लड़ने के लिए। हांतेजू उस पर्सन को पीटता है, उसका नाइफ नीचे गिरा देता है। फिर वहाँ पर डोंगचुल पहुंच जाता है। हांतेजू बोल रहा होता है कि तुम हथकड़ी लेकर यहाँ पर आओ। डोंगचुल अपनी पॉकेट में सिगरेट बाहर निकालता है और वहीं पर बैठकर सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो चौथा पर्सन हांतेजू को धक्का देता है और नीचे गिरा देता है। हांतेजू दोबारा उस पर्सन को पीटता है और नीचे दबोच कर रखता है और वो दोबारा डोंगचुल से कह रहा होता है कि तुम हथकड़ी लेकर आओ। डोंगचुल दोबारा से इग्नोर कर देता है। फिर जो पर्सन होता है वो अपने हाथ में एक लकड़ी लेता है और बुरी तरीके से हांतेजू के सर पे मार देता है जिससे कि उसके सर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। हांतेजू की हालत काफी खराब हो गई होती है। फिर वो पर्सन अपना नाइफ लेने जा रहा होता है तभी डोंगचुल उसके हाथ पर अपना पैर रखता है और उसे पीटना स्टार्ट कर देता है। उसे बुरी तरीके से पीटने के बाद वो उसके हाथ में हथकड़ी लगाता है। हांतेजू पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। डोंगचुल कह रहा होता है कि मैं तो क्रिमिनल पकड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ देखो इसने एक सिविल सर्वेंट को असॉल्ट किया है तो फिर इसे 3 साल की सजा और मिलेगी। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर नामशिक उन सबकी फोटो खींच रहा होता है। फोटो खींचने के बाद डोंगचुल वो कैमरा यूना को देकर बोल रहा होता है कि तुम्हें इसकी फोटोज निकलवानी है। कैमरा देने के बाद वो हांतेजू के पास जाता है। हांतेजू कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। डोंगचुल कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आए हो इस वजह से नहीं कि हमने तुम्हें बुलाया है, बल्कि तुम यहाँ पर आना चाहते थे। ये कहकर वो वहां पर वो अंगूठी रख देता और चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हांतेजू वो अंगूठी लेकर जेमसुम के पास जाता है क्योंकि उसे होश आ गया होता है। जेमसुम हांतेजू को थैंक यू बोल रही होती है। फिर वहां पर उसका बेटा आ जाता है। हांतेजू बेटे की ओर देखकर जेमसुम से बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि आपके बेटे की थोड़े दिन पहले एक सर्जरी हुई है। जेमसुम कह रही होती है कि सर्जरी नहीं हुई बल्कि सरकमसाइज हुआ है। सरकमसाइज एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कि फोरस्किन को निकाला जाता है। इसके बाद वहां पर जेमसुम का हस्बैंड पहुंच जाता है। वो हांतेजू को थैंक यू बोलता है। हांतेजू बहुत ज्यादा शौक में होता है और वो पूछ रहा होता है कि आपके हस्बैंड की डेथ नहीं हुई है। जेमसुम मना कर देती है। फिर हांतेजू समझ जाता है कि डोंगचुल ने उससे झूठ बोला है। इसके बाद वो चला जाता है और रात को एक जगह पर खड़ा होता है। फिर वहां पर यूना पहुंच जाती है। यूना पास की एक शॉप में जा रही होती है फोटो निकलवाने के लिए, इस वजह से वो भी उसके साथ चला जाता है। हांतेजू वो शॉप देख रहा होता है तभी यूना उसकी भी एक फोटो खींच लेती है और कह रही होती है कि ये हम स्टाफ फोटो के लिए यूज करेंगे। हांतेजू कुछ भी नहीं कहता और वो आसपास जो वॉल पे लगी फोटो उनको देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक फोटो पे पड़ती है और वो फोटो होती है हांतेजू की बचपन की। उसमें उसके साथ उसके फादर और मदर होते हैं। वो फोटो को निकालता है और उसे अपने फादर के बारे में याद आ रहा होता है। अचानक से हांतेजू को आवाज सुनाई देती है, उसके कान से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो फोटो वहीं पर गिरा देता है। बाहर रेड ड्रिल की अनाउंसमेंट करी जा रही होती है और हांतेजू वहीं पर गिर जाता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।